नमस्कार मित्रों। तो आज मैं एक और पाठ के साथ उपस्थित हूं हमारी एनसीईआरटी सीरीज में। आज हम जो चर्चा करेंगे वह करेंगे कक्षा 7वीं की भूगोल की पुस्तक का प्रथम अध्याय, जिसका शीर्षक है पर्यावरण। जो हमारा चर्चा का विषय है, इसको पूर्ण रूप से समझने के लिए आप इस वीडियो को शुरुआत से लगाकर अंत तक पूरा जरूर देखें। तो अब हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले ये जानेंगे कि पर्यावरण क्या है। जो कुछ भी हमारे आसपास में आप देखते हैं वह पर्यावरण है। कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया है और कुछ वस्तुओं का निर्माण मनुष्य ने किया है। ठीक है, आप इन सब के उदाहरण ले लीजिए, जैसे पर्वत, नदियां, पेड़, प्राणी, यह सब प्रकृति के द्वारा निर्मित है तथा कार, सड़क, कपड़े, किताबें आदि इन सब का निर्माण हमने किया है। तो अब पर्यावरण क्या है? जो भी चीज या जो भी वस्तुएं, जो भी हमारे आसपास हमें दिखाई देता है, वह सब कुछ पर्यावरण है। ठीक है, चाहे वो डेस्क है, चाहे वो हवा है, चाहे पानी है, तालाब है, पेड़ पौधे, प्राणी, मकान, यह सब पर्यावरण का हिस्सा है। ठीक है, अब देखिए, जितने भी जीवित प्राणी हैं उनके चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थल, वस्तुएं सभी पर्यावरण के हिस्से हैं। पर्यावरण मानव निर्मित तथा प्राकृतिक पर्यावरण का एक तरह के से आप कह सकते हैं कि मिश्रण है। ये दोनों चीजें मिलकर पर्यावरण को बनाती है। अच्छा, पर्यावरण के विषय में एक और महत्वपूर्ण बिंदु है कि हम लोग अपने पर्यावरण को आजकल बचाने के लिए, क्योंकि मनुष्य ने बहुत पर्यावरण का नुकसान किया है, पेड़ों को काटा है और पहाड़ों को खोद दिया है, बड़े बड़े बांध बना दिए हैं, नदियों को मोड़ दिया है, तो आजकल पर्यावरण बहुत दूषित हो रहा है। इसलिए पर्यावरण को बचाने के लिए 5 जून को हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। तो अब हम चर्चा करेंगे कि हमारा पर्यावरण क्यों बदलता है। ठीक है, हमारे आसपास के पर्यावरण में जो भी बदलाव होते हैं, उन बदलावों को हम 2 प्रकार से देख सकते हैं। एक प्रकार के तो जो बदलाव होते हैं वह प्रकृति स्वयं लाती है, अर्थात पृथ्वी पर अपने आप प्राकृतिक रूप से बदलाव आते रहते हैं। और इनके उदाहरण है कहीं पर बाढ़ आ जाना, कहीं पर ज्वालामुखी विस्फोट हो जाना, कहीं पर भूकंप आ जाना। ठीक है, तो ये सब प्राकृतिक तौर पर प्रकृति अपने आप हमारे पर्यावरण में ये बदलाव लाती है। अब जो दूसरे प्रकार के बदलाव हमारे पृथ्वी पर आते हैं या हमारे पर्यावरण में आते हैं, वह मनुष्य द्वारा लाए जाते हैं। तो मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को, जरूरतों को पूरा करने के लिए दिन ब दिन पर्यावरण में बदलाव कर रहा है और तभी हमारा जो पर्यावरण है वो दूषित हो रहा है। आपने देखा होगा कितनी सारी फैक्ट्रियां चलती है, ठीक है, कितना धुआं छोड़ती है हमारी गाड़ियां। तो इन सब से पर्यावरण क्या हो रहा है? दूषित हो रहा है। जो प्राकृतिक पर्यावरण में बदलाव ला रहा है, ये जो हम बदलाव ला रहे हैं या ये जो हम प्रकृति को दूषित कर रहे हैं, इससे हमारे जो प्राकृतिक पर्यावरण है इसमें विपरीत प्रभाव पड़ रहे हैं। ठीक है, तो अब हम जान चुके हैं कि पर्यावरण में बदलाव कैसे होते हैं तथा पर्यावरण में बदलाव कौन लाता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और एक अन्य बिंदु पर चर्चा करते हैं। तो जब हम पर्यावरण को अलग अलग प्रकारों में बांटते हैं या विभाजन करते हैं, तो उसको एक इस प्रकार में भी विभाजित किया जा सकता है, वह है जीवीय पर्यावरण तथा अजीवीय पर्यावरण। ठीक है, जीवीय पर्यावरण पृथ्वी का वह हिस्सा है जिसमें सभी सजीव प्राणी या पेड़ पौधे पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस पर्यावरण में
भी हमेशा बदलाव होता रहता है। इसमें मनुष्य, सभी प्रकार के कीट पतंगे, सभी प्रकार के प्राणी, पेड़ पौधे यह शामिल है। हम यह भी कह सकते हैं कि जीवीय पर्यावरण में वही चीजें या जीवीय पर्यावरण के वही हिस्से हैं जो कि जिनका एक निश्चित जीवन का समय है। उनका जन्म होता है तथा वह जब अपने जीवन को पूरा कर लेते हैं तो उनकी मृत्यु हो जाती है या वह समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो यह जो पर्यावरण का हिस्सा है इसको हम लोग जीवीय पर्यावरण कहते हैं। अब हम अजीवीय पर्यावरण पर चर्चा करेंगे या निर्जीव पर्यावरण पर चर्चा करेंगे। इसमें पहाड़, पर्वत, नदियां, पठार, सभी नदी घाटियां, ठीक है, बड़े बड़े मैदान, रेगिस्तान आदि शामिल होते हैं। यह सारे जो नाम हैं यह सब निर्जीव है। ठीक है, इनकी उत्पत्ति और समाप्ति बहुत लंबे अवधि में पृथ्वी पर होती है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं तथा पर्यावरण के घटकों पर चर्चा करेंगे। पर्यावरण के 3 घटक है। कितने घटक है? 3, और उनके नाम हैं प्राकृतिक, मानव निर्मित तथा मानव। और जो पर्यावरण शब्द है इसकी उत्पत्ति एनवायरनमेंट से हुई है। ठीक है, जो कि फ्रेंच भाषा के शब्द से उत्पन्न हुआ है। फ्रेंच भाषा का शब्द एनवायरोनेर या फिर एनवायरोनर से उत्पन्न है, जिसका अर्थ है पड़ोसी। ठीक है, तो आप समझ चुके हैं कि जो भी हमारे आस पड़ोस में या जो भी हमारे पड़ोस में चीजें होती है वही पर्यावरण है। ठीक है, जैसे पेड़ पौधे, मकान, नदियां, झीलें, सब कुछ, हवा, पानी, ठीक है, ये सब पर्यावरण का हिस्सा है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और हम चर्चा करेंगे प्राकृतिक पर्यावरण पर। ठीक है, पृथ्वी पर जितनी भी भूमि है, जितना भी जल है, सारे पेड़ पौधे, ठीक है, सारे जीव जंतु यानी जितने भी प्राणी हैं, चिड़िया है, ठीक है, कीट पतंगे हैं, सब मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। और इसमें पूरी ज़मीन आ जाती है, जितनी भी ज़मीन है पृथ्वी पर, जितना भी समुद्र है, समुद्र का जो तल है, ठीक है, सारी पहाड़ियाँ आ जाती है, सारा बर्फ आ जाता है। ठीक है, ये सब मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं और इसमें जैवमंडल भी शामिल है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जैवमंडल क्या है, तो मैं अभी आपको बताता हूं। अब आपने देखा होगा कि पृथ्वी पर कोई ऐसी जगह है जहां पर आपको ना तो प्राणी मिले या ना पेड़ पौधे मिले, बताएं। तो ऐसा स्थान आपको बहुत मुश्किल से मिलेगा। ठीक है, चाहे समुद्र हो, चाहे रेगिस्तान हो, चाहे बर्फ हो, कोई ना कोई सजीव प्राणी या कोई ना कोई कीट पतंगे वहां पर जरूर मिलेंगे। तो जैवमंडल पृथ्वी का वह संकीर्ण हिस्सा है जहां पर सजीव प्राणी या सजीव पौधे पाए जाते हैं। तो आप यह भी कह सकते हैं कि जैवमंडल पृथ्वी का वह हिस्सा है जहां पर जीवन पाया जाता है। ठीक है, सिंपल, बिल्कुल सिंपल शब्दों में पृथ्वी का वह हिस्सा जहां पर जीवन पाया जाता है। तो प्राकृतिक पर्यावरण वह हिस्सा है पृथ्वी का जहां पर प्राकृतिक रूप से
पेड़ पौधे, जमीन, पर्वत, ठीक है, नदी, नाले, ठीक है, तालाब, समुद्र, यह सब मिलकर, ठीक है, इसका निर्माण करते हैं। समझ में आया ना? तथा इन सब में मनुष्य का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, ठीक है, तभी वह प्राकृतिक पर्यावरण कहलाएगा। अब हम मानव निर्मित पर्यावरण के विषय में जानेंगे। हम सबको पता है मनुष्य हजारों वर्षों से पृथ्वी पर रह रहा है तथा वह पृथ्वी पर बहुत सारे बदलाव कर रहा है। पहले मनुष्य पृथ्वी के साथ पारस्परिक सामंजस्य के साथ रहता था, लेकिन समय के साथ जैसे जैसे मनुष्य ने विकास किया, उसने पृथ्वी के जो प्राकृतिक पर्यावरण है उसमें बदलाव शुरू कर दिए। मनुष्य अपने आसपास के पर्यावरण के साथ क्रिया करता है। यह क्रिया पारस्परिक होती है और मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता है और आवश्यकताओं के अनुसार ही बदलाव करता है। लेकिन प्रारंभ में मनुष्य पृथ्वी के अनुरूप, पृथ्वी के साथ तालमेल बिठाकर जीवित रहता था। लेकिन अब हम लोगों ने पर्यावरण में बदलाव इस प्रकार करने शुरू कर दिए हैं कि वह हमारे लालच को कभी नहीं पूरा कर पाएंगे। हमारा लालच और अधिक बढ़ता जा रहा है। हम अपनी आवश्यकताओं के लिए पर्यावरण में बदलाव नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम अपने लालच के लिए पर्यावरण में बदलाव कर रहे हैं। जब मनुष्य वस्तु के बदले वस्तु लेकर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता था, तब उसकी आवश्यकताएं सीमित थी, लेकिन आज ऐसा नहीं है, ठीक है। आज हम प्रकृति का दोहन कर रहे हैं और इससे हमारा बहुत अधिक नुकसान हो रहा है। समय के साथ मनुष्य ने पैसों का चलन शुरू किया, औद्योगिक क्रांति हुई और बड़े पैमाने पर वस्तुओं का उत्पादन किया जाने लगा, ठीक है। मनुष्य ने प्रकृति को अपना गुलाम समझ लिया, लेकिन यहां वह गलती कर बैठा है। अगर मनुष्य प्रकृति के साथ सामंजस्य रहकर विकास नहीं करेगा तो मनुष्य का जो अंत है पृथ्वी पर वह निश्चित है। तो मानव निर्मित पर्यावरण में जो भी मनुष्य ने प्रकृति में बदलाव करके वस्तुओं का निर्माण किया है, ठीक है, वह सब आती है। जैसे बहुत बड़े बड़े बांध, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बड़े बड़े शहर, रोड, पार्क, गाड़ियां, फैक्ट्रियां, सब कुछ जो भी मनुष्य ने बनाया है वह सब मानव निर्मित पर्यावरण में आता है, यहां तक कि खेती भी। अब हम पर्यावरण के तीसरे घटक मानव पर्यावरण के विषय में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो बच्चों, मानव पर्यावरण और मानव निर्मित पर्यावरण, इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। दोनों मनुष्य से ही संबंधित है। तो जैसा कि हम सबको पता है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और खूब सारे मनुष्य मिलकर समाज बनाते हैं। तो मानव पर्यावरण में हम लोग समाज, परिवार, धर्म, राजनीति, आर्थिक स्थिति, इन सब चीजों के बारे में अध्ययन करते हैं। यह एक सामाजिक पहलू है, ठीक है। मनुष्यों के जो दूसरे मनुष्यों के साथ संबंध होते हैं वह इसमें हम अध्ययन करते हैं। जो अगला बिंदु है जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे वह है पृथ्वी के 4 अलग अलग मंडल है। तो उन मंडलों के विषय में एक एक करके हम चर्चा करेंगे। तो इसी कड़ी में जो पहला मंडल है जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे वह है स्थल मंडल। तो पृथ्वी पर 7 महाद्वीप है। कितने महाद्वीप है?
7 महाद्वीप, जिनको हम कॉन्टिनेंट्स भी बोलते हैं। तो सारे ये 7 महाद्वीप मिलकर पृथ्वी के स्थल मंडल का निर्माण करते हैं। हम यह कह सकते हैं कि पृथ्वी का कठोर भाग, जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होती है, उसे हम स्थल मंडल कहते हैं। और हमारा स्थल मंडल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। स्थल मंडल चट्टानों, खनिजों, मिट्टी, इन सब से ढका हुआ होता है और ये सभी उसका निर्माण करते हैं तथा इन पदार्थों से ही यह बना हुआ होता है। यानी कि स्थल मंडल इन्हीं सब चीजों से बना हुआ होता है। हमारे आसपास जितनी भी जो जमीन है वह सब मिलकर स्थल मंडल बनाती है, जैसे मैदान, पहाड़, पर्वत, ठीक है, घाटियां, ये सब स्थल मंडल का हिस्सा है। हाँ, रेगिस्तान भी स्थल मंडल का ही एक हिस्सा है। मनुष्य के लिए स्थल मंडल अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि मनुष्य के मकान, मनुष्य की खेती, सभी प्रकार के प्राणी, पेड़ पौधे सब स्थल मंडल पर ही निर्भर करते हैं, या सभी का आवास, घर स्थल मंडल पर ही होता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और जो अगला मंडल है उसको समझेंगे, वह है जल मंडल। हमारी पृथ्वी पर जितना भी जल है और वह जल जहां कहीं भी है, वह सब मिलकर क्या बनाता है? जल मंडल। इसमें सभी समुद्र, महासागर, नदियां, तालाब, झीलें, ठीक है, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? जल मंडल का निर्माण करते हैं। मनुष्य के लिए तथा पेड़ पौधों के लिए जल बहुत आवश्यक है, ठीक है। तो पृथ्वी पर जितना भी जल है वह सब मिलकर क्या बनाता है? जल मंडल। अब हम आगे बढ़ेंगे और अगला बिंदु समझेंगे, वह है वायुमंडल। पृथ्वी चारों तरफ से एक हवा की परत, या आप कह सकते हैं वायु की परत से घिरी हुई है, और यही वायुमंडल है। वायुमंडल कई प्रकार की अलग अलग गैसों से बना हुआ है। इसमें सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस शामिल है, तथा दूसरी जो सबसे अधिक मात्रा वाली गैस है वह है ऑक्सीजन, जो कि सभी प्राणियों तथा पेड़ों के लिए अत्यधिक आवश्यक है। यह प्राणदायक गैस है। हमारी पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल है, तथा यही वो बल है जो सारी वायु को पृथ्वी की तरफ खींच के रखता है, आकर्षित करके रखता है, और इसी कारण से पृथ्वी पर वायुमंडल है। अगर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता तो पृथ्वी पर वायुमंडल उपस्थित नहीं होता। पृथ्वी पर बारिश आना या मौसमों में परिवर्तन होना, यह सब वायुमंडल के कारण होता है। अब वायुमंडल का एक और महत्वपूर्ण कार्य यह है कि सूर्य की जितनी भी हानिकारक किरणें आती है, उन सब को वह ऊपर ही रोक देता है। वायुमंडल एक, आप कह सकते हैं, छन्नी की तरह कार्य करता है, जो हानिकारक किरणें होती है सूर्य की, उनको ऊपर ही रोक देता है, तथा जो किरणें नुकसानदायक नहीं होती है सूर्य की, वह किरणें जो मनुष्य के लिए, प्राणियों के लिए, पौधों के लिए नुकसानदायक नहीं होती है, उनको नीचे आने देता है। तथा वह गैस जो यह कार्य करती है, जो एक छन्नी का कार्य करती है, उस गैस को हम ओजोन गैस कहते हैं। वायुमंडल में ही सारा जलवाष्प होता है,
वायुमंडल में बहुत सारे छोटे छोटे धूल के कण भी होते हैं तथा जलवाष्प और ये धूल के कण बहुत छोटे छोटे कण बादलों का निर्माण करते हैं, फिर इनसे वर्षा होती है। वायुमंडल में ही हम लोग हवाई यात्रा करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जल्दी से जाने के लिए। अब हम हमारी चर्चा को अगले बिंदु की तरफ बढ़ाते हैं और जो अगला मंडल है जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे वह है जैव मंडल। जैव मंडल पृथ्वी का वह संकरा हिस्सा है, वह छोटा सा हिस्सा है जहां पर जीवन पाया जाता है। ठीक है, और पृथ्वी पर अगर ऐसी कोई जगह है जहां पर जीवन नहीं है तो वह जैव मंडल का हिस्सा नहीं है, चाहे वो पानी में हो चाहे वो जमीन पर हो। ठीक है, कहीं पर भी हो, वह स्थान जहां पर जीव जंतु या पौधे पाए जाते हैं उसी को हम जैव मंडल कहते हैं। और इसको हम एक और तरीके से परिभाषित कर सकते हैं, वह है पृथ्वी पर स्थल मंडल, जल मंडल तथा वायुमंडल का वह हिस्सा जहां पर वह छोटा सा हिस्सा या कह सकते हैं वह संकरी पट्टी जहां पर जीवन पाया जाता है। और जीवन में दोनों आ गए, प्राणी तथा पेड़ पौधे, उस स्थान को जैव मंडल कहते हैं। तो जैव मंडल का जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है वह है जीवित प्राणी तथा पेड़ पौधों का उपस्थित होना। अब हम आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं पारितंत्र पर। ठीक है, पारितंत्र क्या है? तो इस पाठ का जो अंतिम बिंदु है वह है पारितंत्र। तो पारितंत्र में भी जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है वह है जीवधारी। ठीक है, मतलब जीवन, ऐसी पेड़ पौधे, जीव जंतु, इंसेक्ट्स या आप कह सकते हैं कीट पतंगे, वह सभी जो जिंदा है उनके विषय में हम बात करेंगे। ठीक है, सभी जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के साथ, अब पर्यावरण में भौतिक पर्यावरण भी है और रासायनिक पर्यावरण भी है, तथा एक दूसरे के साथ वह आपस में भी परस्पर संबंध रखते हैं, एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं, निर्भर करते हैं और वहां निवास करते हैं, वहां रहते हैं। तथा इसी पारस्परिक संबंध से क्या होता है, ऊर्जा यानी शक्ति और ताकत और पदार्थों का स्थानांतरण होता है। यानी एक प्रकार के प्राणी या एक प्रकार के पौधे से दूसरे प्रकार के प्राणी में वह ऊर्जा और पदार्थ पहुंचते हैं। इसी को पारितंत्र कहते हैं। भारत में कई स्थानों पर कई प्रकार के पारितंत्र पाए जाते हैं। यहाँ किसी स्थान पर तो बहुत अधिक बारिश होती है तथा कुछ स्थान ऐसे हैं जहां बिल्कुल बारिश नहीं होती। ठीक है, और यहाँ पर जिन स्थानों पर बारिश नहीं होती है वहां पर पादप अर्थात पत्तों वाले या पेड़ पौधे, झाड़ियां, इनकी संख्या बहुत कम होगी और जंतुओं की भी संख्या कम होगी। तथा ऐसे स्थान जहां पर खूब बारिश होती है वहां जो पेड़ पौधे हैं उनकी संख्या भी ज़्यादा होंगी, प्राणियों की संख्या भी ज़्यादा होंगी और उनकी जो वैरायटी आप कह सकते हो या उनके जो अलग अलग प्रकार पाए जाएंगे वो भी बहुत अधिक मात्रा में पाए जाएंगे। तो यह पारितंत्र है। तो इस बिंदु के साथ ही हमारी इस पाठ के संबंध में चर्चा समाप्त होती है और मैं आशा करता हूं कि आपको यह पाठ समझ में आया होगा
अगर आपको किसी भी प्रकार की इस पाठ से संबंधित समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं कोशिश करूंगा कि कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देकर उस समस्या का समाधान करूं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको खूब लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।